हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं 23वां ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो बेहतरीन प्रश्नों का एक श्रृंखला है और अच्छे प्रश्न हैं। आप देखेंगे जो कहीं न कहीं आपको मिलेगा या मिल गया होगा। आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न जो कहीं न कहीं पूछ लिया गया है या पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने वर्गेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का आलोचना किया है। निम्नलिखित में से वो कौन सा भूगोलवेत्ता है जो वर्गेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का आलोचना किया है। ऑप्शन ए है होमर हायट, ऑप्शन बी है ओल्डमैन एवं हैरिस, ऑप्शन सी है एम.आर. डेवी और ऑप्शन डी है क्रिस्टालर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, एम.आर. डेवी। एम.आर. डेवी ने मुख्य रूप से वर्गेस के जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है उसकी कड़ी आलोचना की थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मानव भूगोल को यह किसने परिभाषित किया है। मानव भूगोल मानव समुदायों एवं समाजों का उनके भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। ठीक दोस्तों, मानव भूगोल मानव समुदाय एवं समाजों का उनके भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए है जीन ब्रून्स, ऑप्शन बी है ब्लास, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर और ऑप्शन डी है डिमांजिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डिमांजिया ने यह मानव भूगोल की परिभाषा दी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, मानवीय विजय संबंधी क्रियाकलाप जितने अधिक यशस्वी व प्रभावशाली होंगे, विरोधी प्राकृतिक शक्तियों का बदला उतना ही अधिक क्रूर होगा। यह कथन किसका है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है ग्रिफिथ टेलर का, ऑप्शन बी है डिमांजिया का, ऑप्शन सी है जी टेथम का और ऑप्शन डी है जीन ब्रून्स का। तो दोस्तों ये जो कथन है वह है ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर का। ग्रिफिथ टेलर ने यह मुख्य रूप से नवनिश्चयवाद में अपनी यह वकालत की थी कि जो अगर मानव संबंधी विजय जो क्रियाकलाप जितने अधिक प्रभावशाली होंगे और जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उतना ही वो अधिक बदला क्रूरता पूर्वक लेंगे। ठीक है दोस्तों। चौथा देखते हैं प्रश्न दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक सूर्य तप को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए है आपतन कोण, ऑप्शन बी है प्रकाश की अवधि, ऑप्शन सी है भूमंडलीय हवाएं, ऑप्शन डी है सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, भूमंडलीय हवाएं मुख्य रूप से सूर्यतप के प्रभाव को प्रभावित करने वाला कारक में नहीं आता है, जबकि ये तीनों आते हैं। आपतन कोण, प्रकाश की अवधि और सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यह तीनों आते हैं, जबकि आपका भूमंडलीय हवाएं नहीं आती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है पाँचवा प्रश्न कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग टांसले द्वारा कब किया गया था। ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1940 में और ऑप्शन डी 1932 में। तो दोस्तों टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का इकोसिस्टम का प्रयोग मुख्य रूप से 1935 में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न कह रहा है, निम्न से कौन सा एक कथन
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के बारे में असत्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के बारे में असत्य है। ऑप्शन ए, इस पेटी की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 25 से 35 अक्षांशों के बीच होती है। ऑप्शन बी, इस पेटी की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापमान है। ऑप्शन सी, इस पेटी में विश्व के प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, इस पेटी के ऊपरी भाग में जेट स्ट्रीम का प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए इसमें कौन सा असत्य कथन है तो है ऑप्शन बी, इस पेटी की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापमान है। दोस्तों तापमान न होकर यह पृथ्वी के घूर्णन और मुख्य रूप से हवाओं का नीचे अवतरण के कारण है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन जिसको हम विक्षेप बल भी कहते हैं, विक्षेपण बल, और हवाओं के नीचे उतरने के कारण यहाँ पे मुख्य रूप से हाई प्रेशर देखने को मिलता है, उच्च दाब देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, इसका मुख्य कारण यही ना कि तापमान है। 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आयोग द्वारा बहुत बार पूछा गया टीजीटी पीजीटी में। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन ए है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी है कांगो नदी, ऑप्शन सी है नील नदी और ऑप्शन डी है ऑरेंज नदी। ये जितनी भी नदियाँ हैं ये सभी अफ्रीका की नदियाँ हैं और अफ्रीका की एक नदी है जो कांगो नदी को 2 बार काटती है। इसी 4 ऑप्शन में से एक है, वो है ऑप्शन बी कांगो नदी। कांगो नदी अफ्रीका में बहती है और यह जाके अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह मुख्य रूप से जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है उसको 2 बार काटती है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न, किसे भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक दोस्तों, किसे भूगोल का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए हेरोडोटस को, ऑप्शन बी है हिकेटियस को, ऑप्शन सी है टॉलमी को और ऑप्शन डी है अरस्तु को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक दोस्तों, 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न भी एक सुमेलित नहीं है, ये कोई ताप विद्युत परियोजना है और ये कोई प्रदेश है। ऑप्शन ए में है पतरातू उड़ीसा। तो दोस्तों पतरातू उड़ीसा में नहीं है, ये झारखंड में है। ठीक दोस्तों, पतरातू जो उड़ीसा दिया है ये गलत है, ये झारखंड में है। बदरपुर दिल्ली सही है, दोरन गुजरात में सही है, ओबरा आपका उत्तर प्रदेश ये सही, जबकि ऑप्शन ए आपका गलत है। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न देखने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी GIC और GDC और असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। हम अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने ज़रूर लाएंगे और हमारा ये जो टेस्ट सीरीज है निरंतर बना रहेगा। इसमें कोई भी व्यवधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यवधान मिलेगा तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। वैसे मैं कोई व्यवधान आपके इस तैयारी में आने नहीं दूंगा। मैं आपको मुख्य रूप से 20 प्रश्नों का मैं टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराता रहूँगा भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना आपका सही हुआ। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न कह रहा है भारत में कोयले की प्राप्ति किस काल के चट्टानों से नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इस 4 ऑप्शन में से 3 तो सही होंगे जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है, मगर एक ऐसा काल होगा जिससे कोयले का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन ए है गोंडवाना काल, ऑप्शन बी है मेसोजोइक काल, ऑप्शन सी कैम्ब्रियन काल और ऑप्शन डी है टर्शियरी काल। तो दोस्तों गोंडवाना काल से भी होता है, मेसोजोइक काल से भी होता है, टर्शियरी काल से भी होता है कोयले का उत्पादन, जबकि कैम्ब्रियन काल से मुख्य रूप से आपका जो है कोयले का उत्पादन नहीं होता।
ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सी आपका सही नहीं है। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो भूमध्यसागरीय जलवायु से संबंधित है। 11वां प्रश्न कह रहा है भूमध्यसागरीय जलवायु की कौन सी एक विशेषता सही नहीं है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए है भूमध्यसागरीय जलवायु दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। दोस्तों, जो भूमध्यसागरीय जलवायु हो दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच तो सही है, मगर ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में नहीं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, तो यही आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं, इस जलवायु प्रदेश में विश्व के सबसे अधिक खट्टे रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे विश्व का सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन किया जाता है, अनानास का किया जाता है, नींबू का किया जाता है, संतरे का किया जाता है। जितने भी खट्टे रसदार फल हैं यहाँ पे अधिक उत्पादन, और सबसे जो अधिक उत्पादन होता है वो अंगूर का होता है। इसीलिए इस भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का वाइन वैली के नाम से भी जाना जाता है, वाइन वैली। सी देखते हैं दोस्तों, इस जलवायु प्रदेश में सर्दियों में वर्षा होती है। बहुत सही है ये भी। और डी कह रहा है इस जलवायु प्रदेश का संबंध सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के फलस्वरूप दाब कटिबंधों एवं पेटियों के स्थानांतरण से है। ये भी सही है, जबकि आपका ये जो था वो सही नहीं था दोस्तों। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न कह रहा है भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटने का प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया है। भारत को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटने का कार्य का प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है पी सेनगुप्ता, ऑप्शन बी है एस पी चटर्जी, ऑप्शन सी है आर एल सिंह और ऑप्शन डी है आर पी सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए पी सेनगुप्ता ने भारत को संसाधन प्रदेशों में, जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 13वां। किस देश में सामूहिक कृषि को एजिडो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस देश में सामूहिक कृषि को एजिडो कहा जाता है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है मैक्सिको और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, मैक्सिको में सामूहिक कृषि को एजिडो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक का स्थान एक सलाहकार जैसा है, इससे अधिक कुछ नहीं है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है। ऑप्शन ए है जीन ब्रून्स का, ऑप्शन बी है फेब्रे का, ऑप्शन सी है ब्लास का और ऑप्शन डी है डिमांजिया का। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों से आप जरूर परिचित होंगे। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी ब्लास ने कहा था जो प्रकृति है वो एक सलाहकार है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न से कौन सी एक उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। दोस्तों प्रैक्टिकल ज्योग्राफी संबंधित है। निम्न से कौन सी एक उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं। ऑप्शन ए है हैसूर विधि, ऑप्शन बी है पर्वतीय छायाकरण विधि, ऑप्शन सी है आकृति विधि और ऑप्शन डी है वर्नियर विधि। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन डी वर्नियर विधि। वर्नियर विधि नहीं है, जबकि हैसूर, पर्वतीकरण और आकृति विधि ये तीनों हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न कह रहा है निम्न से कौन सी एक ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक नहीं है। कौन सी इसमें से एक ग्रिफिथ टेलर की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन ए है 20वीं सदी का भूगोल, ये है। बी जीवन एवं मृत्यु का भूगोल, ये भी है। प्रजाति भूगोल, ये भी है। जबकि सैद्धांतिक भूगोल ये नहीं है। सैद्धांतिक भूगोल दोस्तों यह विलियम बुंगी की है, जिसको हम थ्योरेटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका डी सही नहीं है, जबकि ए बी सी ये तीनों सही है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों नूनामाटी तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। यह भारत के भूगोल से संबंधित है।
ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, असम में। असम में नूनामाटी तेल शोधनशाला स्थित है। 18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका की 3 अंतर हिमकालों में से सबसे अधिक लंबा अवधि किसकी है? ऑप्शन ए एक्टोनियन, ऑप्शन बी है यार माउथ, ऑप्शन सी संगम और ऑप्शन डी गुंज। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यारमाउथ। यारमाउथ सबसे लंबी है, ठीक है दोस्तों, अंतरिम कालों में से। ये अमेरिका के बात कर रहा है। अगर हम 4 हिमकाल यूरोप महाद्वीप में भी पाए गए थे, जिसका नाम था गुंज मिंडल रिश बुर्म, ठीक है दोस्तों, गुंज मिंडल रिश बुर्म, ये आपके यूरोप महाद्वीप में पाए जाने वाले 4 हिमकाल थे, अंतर हिमकाल थे, छोटे लघु हिमकाल। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो इस प्रश्न को। आर्द्र प्रदेशों की सरिताओं को किसने इन्फ्लुएंट कहा है? इन्फ्लुएंट कहा है। आर्द्र प्रदेशों की सरिताओं को किसने इन्फ्लुएंट कहा है? ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है हर्टन, ऑप्शन बी डी 2 जगह हो गया दोस्तों, यहाँ पे बी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, सुधार कर लीजिएगा आप। सी पावेल और डी किंग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, डेविस ने आर्द्र प्रदेशों की सरिताओं के लिए इन्फ्लुएंट शब्द का प्रयोग किया था। 20वां प्रश्न है, ये टी सीरीज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। 20वां प्रश्न कह रहा है किस भूगोल वेत्ता ने ग्रेड की संकल्पना का प्रतिपादन किया हुआ है? ठीक है दोस्तों, हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो इस प्रश्न को। किस भूगोल वेत्ता ने ग्रेड की संकल्पना को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है फिंक, ऑप्शन बी है हर्टन, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है गिलबर्ट। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का भी चयन कर लिया होगा आपने। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी डेविस। डेविस ने ही सर्वप्रथम ग्रेड की संकल्पना का प्रतिपादन किया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका 20 प्रश्न जो 23वां मॉक टेस्ट सीरीज का था। 24वां मॉक टेस्ट सीरीज आपके सामने मैं जल्द लेकर आऊँगा और जिसमें बेहतरीन प्रश्नों का एक श्रृंखला रहेगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर जुड़िए, और अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये टेस्ट सीरीज तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।